जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नवंबर मंथ के करंट अफेयर का जो सिक्योरिटी वाला टॉपिक है उसको करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है कई टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो नवंबर मंथ भी जो है कुछ 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाला है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पहला टॉपिक वो है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो ये जो टॉपिक है इसमें नाम से पता चल रहा है कि भाई डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ठीक। तो ये न्यूज में इसलिए आया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये एक ड्राफ्ट लाई है। अभी फिलहाल ये एक्ट नहीं बना है, ठीक है। अभी ये एक प्रकार से बिल है जिसको एक प्रकार से पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, मतलब लोगों के सुझाव के लिए जो है अभी फिलहाल ये लाया गया है, ठीक। और ये जो बिल है इसका नाम से ही पता चल रहा है कि भाई लोगों के जो राइट्स हैं, समझ रहे हैं ना, आपके हमारे सभी लोगों के जो राइट्स हैं उनके राइट्स को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाता है, किस प्रकार का राइट। तो राइट जो है टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा, जो आपका पर्सनल डाटा है वो आपसे लिया जाता है, उसको किस प्रकार से जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो जैसे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सअप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं। तो ढेर सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप यूज करते हैं, जहाँ पे आप अपने फोटो डालते हैं, अपने फैमिली के डिटेल्स डालते हैं, अपने निजी डिटेल्स भी वहाँ पे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, समझ रहे हैं ना, अपने बर्थ डेट डालते हैं या अपने फोटो डालते हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं आप डालते हैं। और आज का जो डिजिटल युग है जिसमें डिजिटल इंडिया को प्रमोट भी किया जा रहा है, एक तरह से पेमेंट सिस्टम में भी जो है, पेमेंट सिस्टम में भी आप अकाउंट डिटेल डालते हैं जो कि आपके बैंक से जो है वो जुड़ा हुआ होता है, जिसका पेमेंट के लिए हर जगह आप क्यूआर कोड से आप पेमेंट करते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि इतने सारे डिटेल्स जो हैं आप ऐप के थ्रू, आप ऐप को प्रोवाइड करते हैं, आप प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो है गलत यूज ना हो, समझ रहे हैं ना। वो ऐप जो भी वो कंपनी है, एक प्रकार से वो कंपनी ही है। तो कंपनी जो है, जिस प्रकार से आप मोबाइल में जब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बोलता है कि भाई आपके जो डाटा है उसका एक्सेस के लिए परमिशन दीजिए, ठीक है। ऐसा होता है ना कि परमिशन दीजिए कि भाई एक्सेस के लिए, आपकी इमेज को एक्सेस कर सकें, आपके वीडियो को एक्सेस कर सकें, आपके चाहे बैंक अकाउंट के एक्सेस कर सकें। तो इन सभी का प्रोटेक्शन जो है बहुत आवश्यक हो जाता है। तो उसी के लिए बिल लाया गया है। तो कि चूंकि इंडिया जो है, इंडिया इसमें लैग कर रहा था, इंडिया इसमें कमी थी इंडिया की, कि भाई इंडिया के पास कोई बहुत ही एक मजबूत ऐसा प्राइवेसी के लिए, लोगों के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ नहीं था। जैसा कि यूरोपियन यूनियन के पास है डिजिटल प्रोटेक्शन लॉ, एक प्रकार का यूरोपियन, इसको जीडीपीआर कहते थे, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के पास था, सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट के पास भी था। तो जिसमें कि ये प्रकार से किस प्रकार से लोगों के डाटा को सिक्योर करना है, इंडिया के पास इस प्रकार से नहीं था। तो इंडिया भी जो है इस दिशा में काम चल रहा है। और आजकल डिजिटल युग है, तो इसमें किस प्रकार से सभी लोगों का डाटा जो है वो सिक्योर किया जाए, तो उसी के लिए बिल आया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें बस यही है कि भाई सबसे पहले दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बार बार यूज हो रही है। एक तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो सेट किया जाएगा डाटा फिड्यूसरी और डाटा प्रिंसिपल के लिए। अब ये डाटा प्रिंसिपल जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, किसके लिए हो रही है, ये हम और आपके लिए हो रही है। कि भाई हम जिसने अपना डाटा दिया है ऐप को, चाहे जहाँ भी प्लेटफॉर्म पे आपने डाटा दिया है, तो जो व्यक्ति डाटा दे रहा है उसके लिए क्या यूज हो रहा है, डाटा प्रिंसिपल, ठीक है। तो डाटा प्रिंसिपल आप समझ में आ गया कि भाई डाटा प्रिंसिपल जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और डाटा फ्यूडिसरी जो है, ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है जो भी प्लेटफॉर्म है। तो जो भी प्लेटफॉर्म है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तो उसके लिए ये डाटा फ्यूडिसरी यूज हो रहा है, ठीक। तो इंडिया के पास ऐसा कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं था जैसा कि यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन के पास था। तो आजकल जो है साइबर क्राइम है, ठीक है, साइबर क्राइम हो चाहे स्पैम हो, इस तरह की चीज़ें जो है, रैंसमवेयर वाली चीज़ें, ये सभी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। रैंसम, तो इसको किस प्रकार से कंटेन किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसके लिए ये है। तो आपको पता होगा कि एक जजमेंट जो हमेशा न्यूज में आता ही है, किसी ना किसी से रिलेटेड होता ही है, केएस पुट्टास्वामी वाला, ठीक है। केएस पुट्टास्वामी का जो जजमेंट आया था 2018 में, ठीक है। इसमें जो है राइट टू प्राइवेसी, जो प्राइवेसी की राइट है उसको फंडामेंटल राइट माना गया था अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 19 एंड 21, ठीक है। तो इसमें जो है इसको फंडामेंटल राइट के अंदर जो है इसको इंक्लूड किया गया था, राइट टू प्राइवेसी को, जो कि आपको पता ही होगा। उसी समय एक कमेटी और बैठी थी जो कि बी एन श्री कृष्णा के नाम पे थी, बी एन श्री कृष्णा, इनका नाम जो है याद रखिएगा, बी एन श्री कृष्णा का। तो बी एन श्री कृष्णा जो है, ये कमेटी जो है ये आपके डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन और डाटा प्रोटेक्शन के लिए बनी थी। तो डाटा प्रोटेक्शन के लिए जो है ये कमेटी बनी थी। तो इस तरह की जो भी कमेटी होती हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसका देखते हैं ये बिल में है क्या। तो बिल में जैसा कि मैंने बताया
कि बिल में सबसे पहले एक जो है डाटा फिड्यूसरी है और डाटा प्रिंसिपल है। तो डाटा प्रिंसिपल जो है वो आप हो गए, और डाटा फिड्यूसरी जो है एक प्रकार से वो जो कंपनी हो गई, जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो हो गई। ठीक है, तो बिल जो है वो कहता है कि भाई पर्सनल डाटा किस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए। ठीक, तो बिल सबसे पहली बात कहता है कि जो पर्सनल डाटा है, जो पर्सनल डाटा है वो लॉफुल मैनर में, जिस प्रकार से लॉ कहता है, अभी जो भी लॉ आएगा वो लॉफुल मैनर में जो है वो यूज किया जाना चाहिए, पहली बात। ठीक, उसके अलावा कि जिस पर्पज से लिया गया था, मान लीजिए कि जो पर्पज, जिस पर्पज से वो डाटा लिया गया था, ऐप इंस्टॉल करने के बाद कोई कोई पर्पज होगा ना, या आपने कहीं पे अपना डाटा दिया होगा, तो जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से आपका डाटा लिया गया था, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है वो डाटा यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ड्यूरेशन फिक्स होगा, 6 महीने, साल भर, ऐसा कुछ ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए कि भाई इस ड्यूरेशन के लिए जो है आपका वो डाटा, वो कंपनी या वो प्लेटफॉर्म वो कंटेन करेगी। ऐसा ना हो कि आपने एक बार किसी ऐप पे अपना डाटा दे दिया अपनी, तो हमेशा के लिए जो है वो वहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उसको कंट्रोल करने के लिए बिल है। इसके अलावा कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है, अनऑथराइज पर्सन, तो अनऑथराइज पर्सन जो है उसका डाटा का एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो उसको भी किस प्रकार से रोका जाए, तो इन सभी चीज़ों को जो है इंक्लूड किया गया है। डाटा प्रिंसिपल, डाटा फिड्यूसरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी है सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी। तो डाटा फिड्यूसरी तो है ही, इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म जिनके पास मास नंबर ऑफ डाटा हो, मतलब ढेर सारे इंडिविजुअल्स का डाटा जिनके पास हो, तो उनको किस प्रकार से जो है कंटेन किया जाए, उनको किस प्रकार से जो है ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इनको जो है डाटा फिड्यूस, जो सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूस जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, मतलब उनको एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलॉट करना पड़ेगा, जो कि यही सब देखेगा, जिसका काम यही होगा कि भाई किसी प्रकार का डाटा का जो है मिसयूज ना हो, उसको किस प्रकार से देखा जाए। ठीक है, तो एक प्रकार से ये राइट टू इंडिविजुअल, हर एक किसी को जो है ये इंडिविजुअल को एक प्रकार से ये राइट मिल रही है, उसका जो डाटा है वो सिक्योर हो। और जो भी इंडिविजुअल हैं उनके लिए राइट टू कंसेंट भी रखा गया है कि आपके डाटा को अगर कहीं यूज किया जा रहा है, कहीं प्रोसेस किया जा रहा है, तो आपसे सहमति जो है वो मांगी जाएगी। ठीक है, आपसे सहमति जो है वो मांगी जाएगी। इसके अलावा राइट टू इरेज भी होगा। राइट टू इरेज का ये मतलब है, राइट टू इरेज का ये मतलब है कि भाई जो डाटा जो है आपने दिया है उसको जो है सही अलग अलग समय पे जो है आप चेंज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। ऐसा नहीं हुआ कि भाई एक बार कुछ आपका डाटा चला गया ऑनलाइन तो उसको जो है हमेशा के लिए वो स्टोर हो गया, ऐसा नहीं है भाई। आपके ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए, आपकी डाटा है, आपकी इमेज है, आपकी चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको आप हमेशा के लिए हटा भी सकते हैं। ठीक, इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में बताया कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो गठित होगा, और डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का काम ये होगा कि जो डाटा प्रिंसिपल है, मतलब जो व्यक्ति जिसका डाटा लिया जा रहा है, डाटा फिड्यूसरी जो डाटा ले रहा है, ठीक है, उसमें किस प्रकार से जो है कंप्लायंस बनाए, लॉ के प्रति किस प्रकार से कॉम्प्लायंस बनाए। ठीक, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर डाटा, तो क्रॉस बॉर्डर डाटा के लिए कुछ ऐसी कंट्रीज नोटिफाई की जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। मान लीजिए कुछ कंट्री, 50 कंट्री की लिस्ट होगी, तो उन्हीं 50 कंट्री को वो डाटा ट्रांसफर हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और किस प्रकार से जो है एक अच्छा बिल लाया जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल लोगों के सुझाव के लिए जो है ये बिल अभी लाया गया है, ड्राफ्ट बिल लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक मीटिंग टाइप का हुआ, जिसको NMFT, नेशनल नो मनी फॉर टेरर। तो नो मनी फॉर टेरर जो है ये एक प्रकार से मीटिंग हुआ, कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। होस्ट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो एक बस कुछ फैक्ट्स आपको पता रखने, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये NMFT जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने होस्ट किया, ठीक है, मेजबानी की, और न्यू दिल्ली में हुआ। इससे पहले भी ये 19 में हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में, बीच में 20-21 में जो है ये पोस्टपोन हो गया ड्यू टू कोविड, और ये स्टार्ट हुआ था, इनिशिएटिव था फ्रेंच गवर्नमेंट का। तो ये जो NMFT है, नो मनी फॉर टेरर, इसका बस यही है कि भाई जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली वो फाइट कर रहे हैं स्टेट से। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है किससे फाइट कर रहे हैं, स्टेट से फाइट कर रहे हैं। ठीक, तो उनको जो है कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलती है, कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग मिलती है, उनके पास वेपन्स होते हैं, एडवांस्ड वेपन्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है। कहाँ से आ रहा है पैसा, तो पैसा जो है कहीं ना कहीं से आ रहा है, कोई ना कोई गवर्नमेंट देती है, कोई ना कोई कंट्री देती होगी। जैसे इंडिया जो है वो आरोप लगाती है पाकिस्तान जो है टेररिस्ट फाइनेंस करते हैं। तो इसको किस प्रकार से रोका जाए, तो उसके लिए ये NMFT है, नो मनी फॉर टेरर। तो जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके मनी सप्लाई को किस प्रकार से रोका जाए।
तो इसके लिए काफ़ी कोशिशें की जाती हैं, जैसे कि ये यूएनएससीआर का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल बॉडी है। कुल मिला के 6 प्रिंसिपल बॉडी है ना, उसमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। तो उसने ये कुछ रेजोल्यूशंस पास कर रखी हैं, जिसका बस यही है कि भाई फाइनेंशियल सैंक्शन, मतलब किस प्रकार से फाइनेंशियल प्रतिबंध लगाया जाए जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा आपका ये दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा एफएटीएफ, तो एफएटीएफ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, और आप लोग जो है बार बार इसका नाम भी सुनते होंगे कि भाई इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, इसको ग्रे लिस्ट में हटा दिया। और हाल में एफएटीएफ जो है ये न्यूज़ में भी आया था, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। तो अभी फिलहाल आपको जो पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, ठीक। तो ये जनरली ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ये जनरली करती है। तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में इसलिए डालती है कि जो भी कंट्री टेररिस्ट फाइनेंसिंग करती है, ठीक है, उनको उनके ऊपर अगर शक हो या उनके प्रति कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई टेररिस्ट फाइनेंसिंग करती है, तो उसको जनरली ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और उनको ये बताया जाता है कि भाई अपना जो भी फाइनेंसिंग है आपको सुधार लें, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, फिर उनके ऊपर नजर रखा जाता है। अगर ये ठीक से परफॉर्म करती हैं तो इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, मतलब ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। अगर फिर भी ये नहीं सुधरती हैं तो इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो कुछ ही कंट्री इनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो एक ईरान है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और एक म्यांमार। तो म्यांमार में जो 2 साल पहले कूप हुआ था, वहाँ तख्ता पलट हो गया था, तो उसके बाद से जो है म्यांमार को भी जो है इसमें डाला गया था, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रे लिस्ट है इसमें से पाकिस्तान को हटाया गया है। तो जो कंट्री सुधरने का नाम नहीं लेती हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और जो ग्रे लिस्ट में जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ग्रे लिस्ट से हटा देते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से वॉच डॉग है। तो एफएटीएफ क्या है? तो एफएटीएफ एक प्रकार से बॉडी है जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए वॉच डॉग है, जो कि बस चेक करती है कि भाई कोई भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि 1989 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। पहली बात किसके द्वारा? बाय G7। तो G7 जो है डेवलप्ड कंट्री का एक प्रकार से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, G7 समिट। इंडिया को भी कई बार इन्विटेशन मिलता है, और 1989 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था एफएटीएफ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो OECD का हेडक्वार्टर है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वहीं पे इसका भी हेडक्वार्टर है, पेरिस, ठीक। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए। साल में 3 बार, तो 3 टाइम्स इन ईयर ये मिलती हैं। और इंडिया इसका मेंबर कब बना एफएटीएफ का? इंडिया इसका मेंबर बना 2010 में, ठीक। तो आपको जो है ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो पता होने चाहिए। तो कि एफएटीएफ जो है एक बॉडी है जो कि G7 के द्वारा बनाई गई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस है, और ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखती है, और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जो है उसमें डाल सकती है किसी भी कंट्री को। और इसका फ़र्क क्या पड़ता है, क्यों ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है? तो प्रॉब्लम ये होती है कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्शन लग जाता है। इकोनॉमिक सेक्शन मतलब मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये जितने भी वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सब जो भी हेल्प इनसे मिलती हैं एक प्रकार से वो रुक जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोन चाहिए आपको, अगर कहीं से लोन चाहिए तो फाइनेंशियल जो भी एक प्रकार से जो है प्रतिबंध लगाने से उनके लोन, उनके सप्लाईज रुक जाते हैं, उनके ट्रेड जो होते हैं वो ट्रेड प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रकार से बॉयकॉट कर दिया जाता है उनको इंटरनेशनली फाइनेंशियली रूप से। तो ये जो था NFT के बारे में था, और कुछ ऐसी बॉडीज जो कि इस दिशा में काम कर रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, एक प्रकार से, समझ रहे ना। नेक्स्ट इज क्राउड मैनेजमेंट। तो क्राउड मैनेजमेंट ये टॉपिक इसलिए न्यूज आया क्योंकि जो अभी गुजरात में एक मोरबी जगह है, ठीक, और ऐसे ही पहले भी सियोल साउथ कोरिया में कुछ फेस्टिवल था। तो क्राउड मैनेजमेंट ये हुआ कि भाई एक जगह पर हजारों की संख्या में क्राउड इकट्ठा हो जाती है, कुछ फेस्टिवल हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और इकट्ठा हो जाती है, तो अगर ठीक से वो मैनेज ना हो तो क्या हो जाता है? तो बेसिकली जो है वो मिस मैनेजमेंट से काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, समझ रहे हैं ना। जैसा कि यहाँ पे एक सियोल जो है मेरे ख्याल से साउथ कोरिया का कैपिटल है, तो वहाँ पे जो है कुछ काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई जो कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हेलोवीन। तो इस तरह के जो फेस्टिवल, जैसे इसका नाम आ गया हेलोवीन, तो आपसे हो सकता है आराम से PCS के या UPSC के प्रीलिम्स में आपसे पूछ दे कि भाई हेलोवीन क्या है। अगर आपको नहीं पता होगा कि भाई हेलोवीन क्या है, वहाँ पे एक दे देगा कि भाई फेस्टिवल है जो कि साउथ कोरिया में मनाया जाता है। अगर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं होगा तो आप क्वेश्चन गलत करके चले जाएंगे, लेकिन आप पढ़े रहेंगे इस तरह के टॉपिक्स तो आपको ध्यान होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हेलोवीन जो है वो साउथ कोरिया में सेलिब्रेट हो रहा था फेस्टिवल, उसी समय जो है इतने सारे लोगों की जो है मृत्यु हो गई ड्यू टू क्राउड क्रश, ठीक।
सिमिलरली जो है मोरबी गुजरात में जो है एक पुल था, सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये देखे होंगे पिक्चर्स में, आप लोग देखे होंगे, एक टावर इस तरफ होता है, एक टावर इस तरफ होता है, और बीच में एक केबल होती है, ठीक है, तो सस्पेंशन केबल कहते हैं। और इससे ढेर सारे केबल्स जो हैं वो इसको एक प्रकार से ये स्टोर किए जाते हैं, और नीचे जो है एक प्रकार से यहाँ पे कॉलम होती है जहाँ पे लोड ट्रांसफर होता है। तो इसी में टेंशन वायर्स भी होते हैं, और जो टेंशन वायर्स जो होते हैं वो लोड को एक प्रकार से ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली जो है आपको जैसे न्यूज में आ गया, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस पता होना चाहिए मोटा मोटी कि भाई मोरबी गुजरात में जगह है जो कि मच्छू रिवर के ये ऊपर ये ब्रिज बनी हुई है, तो इस रिवर का नाम ध्यान रखिएगा, मच्छू रिवर। और मच्छू रिवर का जो ओरिजिन है, मतलब जहाँ से ये रिवर निकलती है, ये मांडला हिल्स। तो मांडला हिल्स जो है ये गुजरात में ही है, ठीक है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में। तो मांडला हिल्स से निकलती है, और कहाँ पे जाके मर्ज होती है, कहाँ जाके मिलती है, रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ जो है ये भी गुजरात में ही है, तो वहाँ पे जाके ये पानी, इसका जो नदी है वो जाके मिल जाती है। तो आपको बस इतना बताइए, मोरबी में ये इंसिडेंट हुआ है, और ये मोरबी में ये ब्रिज था, सस्पेंशन ब्रिज, और मच्छू रिवर के ऊपर ये बना हुआ था, ठीक। तो इतना जो है इंफॉर्मेशन आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। और ये ब्रिज जो है ये 1877 में जो है ये ब्रिज बना था। कब बना था? 1877। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो मोरबी है वहाँ पे सिरामिक्स फैक्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 70% जो इंडिया में सिरामिक समझते हैं, जो हम लोग वॉश बेसिन यूज करते हैं हाथ धोने के लिए, या टॉयलेट्स जो यूज बनते हैं, कमोड्स जो बनते हैं, वो बेसिकली सिरामिक्स के ही बनते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो इसकी फैक्ट्री है वो 70% प्रोडक्शन यहीं से होता है। नेक्स्ट इज न्यूज इन शॉर्ट। तो शॉर्ट न्यूज को हम लोग तेजी से देखते हैं क्या क्या है। तो शॉर्ट न्यूज में सबसे पहले क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जो है वो CII क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया है। अब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो CII ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू फिजिकल और साइबर बेस्ड सिस्टम। कोई भी फिजिकल सिस्टम, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई, या कोई सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है, या कोई साइबर सिस्टम ऑनलाइन हो सकता है, जिसको एक प्रकार से अगर डिस्ट्रक्शन हो गया तो भाई उसका नेशनल सिक्योरिटी पे, इकोनॉमी पे, पब्लिक हेल्थ पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। अब सिंपल सी बात समझिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी वाले जो भी एक प्रकार से जो भी डाटा है, गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी वाली डाटा है, गवर्नमेंट के पास ढेर सारी डिफेंस सिस्टम्स हैं, समझ रहे हैं ना। गवर्नमेंट की इकोनॉमिकली जो है गवर्नमेंट की क्या स्टैंड रहती है, उसका भी एक प्रकार से क्या है, डाटा है। तो वो सभी को है, उसको सिक्योर करने की आवश्यकता है नहीं है कि भाई कोई भी मुंह उठा के बाहर से कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसको हैक ना कर ले, और उसको जो है रैंसम अमाउंट डिमांड ना करे, या उसके डाटा थेफ्ट ना हो, डाटा की चोरी ना हो, ठीक है। तो इन सभी को रोकने के लिए भाई कुछ तो होना चाहिए। अपने देश का जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है वो कोलैप्स ना हो जाए, इकोनॉमिक सिस्टम जो है कोलैप्स ना हो जाए कि इंडिया क्या मूव होने वाली है, तो सारी चीज़ों को किस प्रकार से सिक्योर किया जाए। तो इस दिशा में काफ़ी ऐसे क्या कहते हैं, अपने देश में काफ़ी ऐसी बॉडी बनाई है, CERT-IN। तो CERT-IN जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाई गई है, जिसका काम ही होता है साइबर सिक्योरिटी को देखना। तो ये जो यहाँ पे जो न्यूज में ये आया है कि भाई जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में 2-4 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है इसको किस प्रकार से सिक्योर करना है, उसके लिए ये बेसिकली बताया गया, उसको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया गया है कि भाई इसको सिक्योर करना है। अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये है कि भाई ये एक प्रकार से डाटाबेस है। क्या है? डाटाबेस, एक प्रकार से डाटाबेस है, रजिस्टर नाम ही है यहाँ पे। तो ये एक प्रकार से डाटाबेस है जिसमें जो भी यूजुअल रेसिडेंट है। तो अब यूजुअल रेसिडेंट क्या है? तो जो भी रेसिडेंट है, रेसिडेंट समझते हैं कि जो भी रहते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ इंडिया में रहते हैं, ठीक, तो आप यहाँ के रेसिडेंट हैं, ठीक, और सिटीजनशिप अलग हुआ, ठीक। तो यूजुअल रेसिडेंट के अंदर जो है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं जो फॉरेनर्स हैं। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है NPR, ये उनके लिए भी है, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी है, और बाकी जो यहाँ के सिटीजन हैं, फॉरेनर्स एंड सिटीजन दोनों को पहली बात इंक्लूड करता है, ठीक। तो ये फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों को इंक्लूड करता है, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें, जो भी यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा रहे, 6 मंथ, तो 6 मंथ पीरियड रखा गया कि 6 महीने से ज़्यादा आप किसी भी लोकल एरिया में रहते हैं या उससे ज़्यादा रहने वाले हैं, तो आपको NPR में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। और ये मैंडेटरी है कि अपने आप को जो है NPR में कंपलसरी है कि सभी जो रेसिडेंट हैं, जो भी यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, उनको जो है वो NPR में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। तो मैंने 2-4 पॉइंट्स बताए कि कोई भी 6 महीने से
से ज़्यादा रहता है उसको इंक्लूड किया जाएगा, ये मैंडेटरी है। और ये फॉरेनर्स और फॉरेन सिटीजन हो चाहे इंडिया के सिटीजन हो, उन सभी को जो है इसमें रजिस्टर करना होता है। और पहली बार 2010 में ये NPR जो है ये रजिस्टर किया गया था। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। तो एक प्रकार से डाटाबेस बनाया जाता है, भाई कौन कौन अपने देश में रह रहा है, कौन कौन से लोग अपने देश में रह रहे हैं, तो उसके लिए एक डाटाबेस। और ये हाउस होल्ड सर्वे एक प्रकार से होता है, हाउस टू हाउस सर्वे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है एक प्रकार से सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है, जो कि पहले 1955 वाला एक्ट था, बाद में जो है वो चेंज किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 वाला आया था, जिस पे काफ़ी हंगामा भी हुआ था। तो इसमें जो है सारे के सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी सिटीजन इंडियन सिटीजन, इसमें इंडियन सिटीजन के रिकॉर्ड्स होते हैं। और इसमें जो है फॉरेनर्स का भी रिकॉर्ड हो सकता है जो कि यहाँ पे रहते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, जो भी रेसिडेंट है। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि दोनों में मोटा मोटी क्या अंतर है। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक में यही था कि भाई जो NPR है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसको जो है एक प्रकार से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन माना गया और उसको सिक्योर किया जाएगा। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव। तो रैंसमवेयर वाला बस यही हुआ कि भाई किसी के सिस्टम को एक प्रकार से अटैक करना, हैक करना, उससे कुछ पैसे डिमांड करना, उसको रैंसम कहा जाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये जो काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव है, कई गवर्नमेंट और कई कंट्रीज आपस में मिलके किस प्रकार से इसको वो करना है, काउंटर करना है। समझ रहे हैं ना, किस प्रकार से जो है जो रैंसम, इस प्रकार से जो भी कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि इस प्रकार से सिस्टम्स को हैक करके रैंसम डिमांड करती है, तो उनको किस प्रकार से काउंटर करना है, अपोज करना है, विरोध करना है उसका। ठीक है, तो इसके लिए जो है यूरोपियन यूनियन और कुल मिला के 36 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने भाई डिसाइड किया कि भाई जो रैंसमवेयर अटैक हो रहा है इसको किस प्रकार से काउंटर करना है और साइबर सिक्योरिटी जो है किस प्रकार से इम्प्रूव करना है। तो बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव जो है इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, 36 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। नेक्स्ट इज ब्लू बगिंग। तो ब्लू बगिंग नाम से पता चल रहा है, जो ब्लू है ये ब्लूटूथ के लिए है। अगर आपको ये सारी चीज़ें फैक्ट होती हैं, या तो आपको एग्जाम के टाइम पे या तो पता है या तो नहीं है, बीच में कोई रास्ता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ दे भाई ब्लू बगिंग क्या होता है, तो ब्लू से तो ढेर सारी चीज़ें, तो ब्लू से ओशियन भी आ जाता है, ओशियन में ब्लू है, ऑप्शन में पक्का रहेगा ओशियन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जब तक नहीं पता रहेंगे, या तो ये फैक्ट चीज़ें होती हैं, ये फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स या तो आपको आते हैं या तो नहीं आते हैं, इसमें कुछ एजम्पशन नहीं चलता है। ठीक है, तो ब्लू बगिंग जो है ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हैकिंग दैट लेट्स अटैकर्स एक्सेस अ डिवाइस थ्रू अ डिस्कवरेबल ब्लूटूथ डिवाइस। तो ब्लूटूथ कनेक्शन, जैसे सभी के फ़ोन में ब्लूटूथ होता है, डाटा ट्रांसफर के लिए पहले हम लोग जनरली यूज करते थे, और आजकल तो ढेर सारी फैसिलिटी आ गई है, व्हाट्सअप आ गया है, टेलीग्राम आ गया है। पहले जो है बहुत शुरुआत में ब्लूटूथ कनेक्शन यूज होता था, अभी भी जो है किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए चाहे किसी भी मोड से ब्लूटूथ का यूज होता है। तो ब्लूटूथ जो है ये एक प्रकार से कनेक्शन का यूज करके सिस्टम जो है आपके मोबाइल को हैक करेगा, आपके इन्फॉर्मेशंस को एक प्रकार से जो है एक्सपोज कर सकता है, आपके डाटा चोरी कर सकता है, डाटा थेफ्ट हो सकता है। तो इसको जो है एक प्रकार से इसको ब्लू बगिंग का नाम दिया गया। तो वंस अ ब्लूटूथ कनेक्शन स्टेब्लिश्ड, एक बार स्टेब्लिश हो गया, उसके बाद जो है आपके सिस्टम को हैक कर लेगा और जो भी आपके मैसेजेज हैं, जो भी आपके इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका जो है वो एक प्रकार से चोरी कर सकता है, उसका गलत यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। तो हाई एनर्जी लेजर सिस्टम जो है SFO टेक्नोलॉजी, ये कुछ नहीं, एक प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है और DRDO, इसने मिलके जो है हाई एनर्जी लेजर सिस्टम बनाया है। तो हाई एनर्जी लेजर सिस्टम जो है वो थर्मल एनर्जी एक प्रकार से होती है। थर्मल एनर्जी मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट कर देगी। आप लोग पिक्चर्स में देखते होंगे ना भाई, लेजर सिस्टम वेपन्स होते हैं इस प्रकार से, वो आगे सामने जो है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आग लगा देते हैं। ठीक है, तो हाई एनर्जी लेजर सिस्टम जो है मोटा मोटी यही समझिए कि वेपन सिस्टम DRDO, जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसके साथ मिलकर इसने बनाया है। और इस तरह के वेपन्स जो हैं वो किसी भी जगह पर टारगेट कर सकते हैं, चाहे एयर में, चाहे ग्राउंड में, चाहे सी में, चाहे स्पेस में। ठीक, तो काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं, US है, रसिया है, चाइना है, जिनके पास लेजर वेपन सिस्टम्स हैं। तो इंडिया को भी अपग्रेड रहना चाहिए। नेक्स्ट इज सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन स्पेस। तो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक ये क्या है, ये बेसिकली जो है DRDO ने इसको लॉन्च किया है फॉर सोनार सिस्टम डेवलप्ड फॉर द यूज बाय इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के यूज के लिए जो है ये सिस्टम बनाया गया है। तो ये मैपिंग के लिए है। मैपिंग समझते हैं कि नीचे जो भी एक प्रकार से जो सबमर्सिबल वेपन्स होते हैं, हमारे सबमरीन्स होते हैं ना, तो वो किस प्रकार से मैपिंग करें, या उसके लिए मैपिंग के लिए यूज होता है। मैपिंग में जनरली वो सोनार यूज करते हैं।
सोनार, ठीक। तो सोनार जो होता है ये बेसिकली साउंड वेव्स को यूज करता है, साउंड वेव्स को। तो साउंड वेव्स की यूज की जाती है मैपिंग के लिए। साउंड वेव क्यों यूज करता है कि साउंड वेव जो है वो काफ़ी दूर तक ट्रेवल करता है। अगर पानी के अंदर साउंड वेव को जनरेट किया जाए, तो पानी के अंदर साउंड वेव को जनरेट किया जाए तो काफ़ी दूर तक ट्रेवल करेगा इन कंपेरिजन टू लाइट वेव एंड रडार वेव, ठीक है। तो एक्सप्लोर करने के लिए, मैपिंग करने के लिए ओशियन के अंदर सोनार का यूज होता है। तो यहाँ पे भी वही उसी उसी पर्पज से यूज किया गया है। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड इवोल्यूशन स्पेस डेवलप्ड बाय यूज बाय इंडियन नेवी। नेक्स्ट इज रोहिणी रॉकेट। तो रोहिणी रॉकेट जो है इसके बारे में एक बार मैंने पहले भी शायद सितंबर मंथ में बताया हुआ है कि ये साउंडिंग रॉकेट्स होती हैं और इसका जो पर्पज होता है वो होता है मेट्रोलॉजी। तो यहाँ मेट्रोलॉजी लिखा हुआ है। मेट्रोलॉजी जो होता है मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स किस प्रकार से लिया जाता है, मान लीजिए कोई भी रिसर्च चल रहा है, इसरो का किसी का चल रहा है, तो मेजरमेंट्स लेने के लिए, रॉकेट्स के, सैटेलाइट्स के मेजरमेंट्स लेने के लिए, और एस्ट्रोनॉमी को पता ही है, जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनके स्टडी को, प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी, उनकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी स्टडी के लिए साउंडिंग रॉकेट्स जो है वो यूज होते हैं और क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी के मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रोहिणी 200 साउंडिंग रॉकेट इसरो रिकॉर्डेड 200 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट। तो ये ऐसी बात नहीं है, पहली बार रोहिणी रॉकेट जो है ये लॉन्च हुई है। इससे पहले भी जो है काफ़ी साल पहले से जो है रोहिणी रॉकेट्स जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। तो ये 200 ये इसका सीरीज होगा जो इसका नाम है, पहले भी काफ़ी हो चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट इज ये वाला तो पॉइंट्स मैंने कई बार बताया है कि भाई जो डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं, जो कि हर बार ये करंट अफेयर में आते हैं, और मैंने कंपाइलेशन ही किया था। अगर आप एक पुराना वीडियो में मेरा कोई देखेंगे तो उसमें मैंने शुरुआत वाला जो पहला टॉपिक है उसमें मैंने डिफेंस एक्सरसाइज ही कराया था। और डिफेंस एक्सरसाइज जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर महीने के करंट अफेयर में डिफेंस एक्सरसाइज आ रहे हैं। तो आपको जो है पता होना चाहिए, भाई ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस जो है कौन सी एक्सरसाइज का नाम और कौन से कंट्री के बीच में। जैसे यहाँ पे ये हरी मऊ शक्ति नाम लिखा हुआ है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंडियन और मलेशियन आर्मी के बीच में है। युद्ध अभ्यास तो काफ़ी फेमस है, इंडिया यूएस, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में जो है एक्सरसाइज है, ठीक। और स्पेशल फोर्सेज आप जानते हैं कि भाई आर्मी, नेवी, इसके सबकी स्पेशल फोर्सेज होती हैं। स्पेशल फोर्सेज, उड़ी मूवी देखी होगी ना आपने, तो ये स्पेशल फोर्स क्या ही दिखाया गया है इसमें। इसके अलावा गरुड़, तो गरुड़ जो है और गरुड़ शक्ति, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में है, और गरुड़ जो है ये आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। और गरुड़ शक्ति जो है यहाँ पे इंडिया इंडोनेशिया के बीच में स्पेशल फोर्स के बीच में है। नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक एंडेवर। तो इंडो पैसिफिक एंडेवर जो है ये आपका ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ और इंडियन नेवी का आपस में है। तो ये सारे जो है यहाँ पे 4-5 ही हैं। आपको जो है ऐसा एक नोट्स ही बना लेना है। मैं बार बार इंसिस्ट करता रहता हूँ कि आप एक नोट्स बना लीजिए इस तरह के जो भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक। और उसमें ऐड ऑन करते जाइए। जैसे मुझे पहली बार देखने को मिला हरिमोह शक्ति, ये सब तो मुझे पहले से पता था, लेकिन हरिमोह शक्ति मुझे पहली बार देखने को मिला। तो इस तरह के जो हैं, आप जो भी नया आपको मिलता है वो अपने नोट्स में जो है ऐड ऑन करते जाइए, ठीक। तो आपको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, एग्जाम का मतलब ये नहीं होता है कि भाई किसी ने बोल दिया ये विजन की मैगजीन पढ़ लो, किसी ने बोल दिया कि 4 किताबें पढ़ लो तो तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको साथ साथ एनालाइज भी करना होता है। एनालाइज का मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें देखिए भाई किस किस टॉपिक से, किस किस सेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और उसको जो है इस साल के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी टॉपिक पे पिछले साल या उससे पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उससे रिलेटेड जो है इस साल किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हैं ना। क्यों, तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स वे में क्वेश्चन पूछने का प्रयास करती है हर साल, और बहुत कम क्वेश्चन रिपीट करती है। लेकिन जब पीसीएस की बात आती है तो इसमें जो है अगर अगर मोटा मोटी देखा जाए, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ठीक से किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 50% 60% क्वेश्चन तो उसी से जो है बन जाएंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो। तो अगर आपको ये सही लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।